नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मोदी का प्रहार, विपक्ष का वार। देश में 5 चरण में चुनाव हो चुके हैं। यूपी में भी 6वें 7वें चरण का मतदान अभी बाकी है, यानी 2 फेजेस बाकी हैं। लेकिन हर इलेक्शन फेज के बाद बीजेपी एक तरफ तो 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ हिंदुत्व, आरक्षण जैसे मुद्दे भी उठा रही है। बस्ती और श्रावस्ती में चुनावी सभाओं के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और 4 जून को यूपी की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। योगी ने कहा कि जब 400 सीट की बात होती है तो कांग्रेस और सपा को चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये दोनों पार्टी 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सीएम ने कहा कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बस्ती में उमड़ा ये जन सैलाब साफ बता रहा है, इस चुनाव में भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर बहेगी। यहां उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर का जिक्र किया। वहीं मोदी ने यह भी कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। एक बार फिर पाकिस्तान और एटम बम का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है। इधर पीएम के आरोपों पर विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस बार भाजपा 120 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। अखिलेश, राहुल और केजरीवाल भी लगातार पीएम और सीएम को मंच से घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 400 पार के दावे करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी को भरोसा है कि जनता उनके साथ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, और साथ ही ये भी कि चुनाव से पहले भाषणों में कही जाने वाली ये बातें इनमें कितना दम है। आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। के भाषण और भाषण में उनकी बातें आपने सुन ली होंगी। 4 चरण के बाद ही उनके भाषण की भाषा बदल गई। वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, वही घिसे पिटे डायलॉग सुना रहे हैं। ये इस बार जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मोदी जी जो इतने झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, उतना नंबर उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए हर जगह टीका टिप्पणी करते वो फिर रहे हैं और कोई डेवलपमेंट की बात कर रहे नहीं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस बार गठबंधन को भारी बहुमत देके देश में प्रॉस्पेरिटी लाई है, देश में शांति लाई है और देश में एकता की भावना रख के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आज हम कह सकते हैं कि 5 चरणों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। शेष 2 चरणों में जो 25 और 1 तारीख को है, इन 2 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियां भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के लोग आज भी इनकी गुंडई, अराजकता, माफियागिरी को लोग भूले नहीं है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आगे उनसे और भी बात करेंगे। प्रशांत राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। पूर्वांचल 2 चरण 27 सीटें और इन पर भी समीकरण अलग हैं, लेकिन बयानों को देखिए तो जुबानी बाण वाक युद्ध हुआ पड़ा है और एक दूसरे पर ऐसे तीर छोड़े जा रहे हैं कि वाकई ऐसा लग रहा है कि यही है असल जंग दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण की, है जो 2 चरण और बचे हुए हैं। सुजीत जी, जो बयान दिए गए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी, 400 पर वही है, लेकिन फिर पाकिस्तान का जिक्र हुआ, एटम बम का जिक्र हुआ, आरक्षण का जिक्र हुआ, और उसके बाद यहाँ से विपक्षी नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 120 नहीं आ रही है। और उसके अलावा दोबारा से हमने देखा, आपने भी सुना, उप मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से अगर सपा को याद करते हैं लोग तो उनके शासनकाल में क्या कुछ हुआ, अपराध से लेकर तमाम चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। सुजीत जी। पारुल जी, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है और कानून व्यवस्था को लेकर के किसी के मन में कोई संशय नहीं है। योगी आदित्यनाथ की इस व्यवस्था पर सबको विश्वास है और सभी विश्वास की परिधि में अपने को पाते हैं। पाकिस्तान और
अन्य देशों का जो मामला है या जब पाकिस्तान से लेकर के धार्मिक जो भावनाएं हैं, तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल कह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर यथार्थ बता रही है तो वो भी कुछ ना कुछ उस विषय पर बोल ही रहे हैं, और उनके वोट का जो दायरा है वो केवल 15 और 17% के आसपास के लोगों का ही है, जिस पर उनका मूल प्रहार है। उनके पास में आजमगढ़, घोसी और गाजीपुर पर उनका मुख्य ध्यान है। इसके अलावा बहुत कुछ गैर एनडीए को वहां मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इन सीटों पर जो संघर्ष है वो दोनों पार्टियों के बीच में संघर्ष है, और दोनों लोग इन्हीं सीटों पर अपनी अपनी बाजीगरी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी मूल अगर हम बात करें तो जो बयानबाजियां हैं उसके तर जो खास तौर पर गढ़ हैं, या फिर यूं कहें कि वो सीटें, एक तो आजमगढ़ जैसे सपा कुल मिलाकर बचाना चाहती है, लेकिन वहां पर भी अब समीकरण बदल गए हैं क्योंकि राजभर इधर आ गए। और दूसरी ओर ये बयानबाजियां कितना असर डालेंगी चुनाव पर। 2 चरण बचे हुए हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, हेमंत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, पहले आप ही के पास आ रही हूँ। अशोक जी, हमने अखिलेश जी को सुना जहां वो कहते हैं एक थी बीजेपी, 4 जून के बाद कहेंगे सभी, और फिर अभी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप 5 चरण बीत जाने दीजिए, दूसरे तीसरे चरण के बाद ही बीजेपी के बयान बदल गए। उधर बीजेपी 400 पार कह रही है, 80 का नारा आप लोग आज से लगाने लगे हैं। ये 80 नंबर की, वो भी कह रहे हैं 80, आप भी कह रहे हैं 80। जी बिल्कुल। देखिए, 10 साल का शासन जनता ने देखा है, जनता इनसे संतुष्ट भाजपा से, ये सभी जानते हैं लगभग, और मीडिया हाउसेस भी जानने लगे हैं कि जनता इनके साथ जा नहीं रही है। जनता फिर कहाँ जा रही है? जनता इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है, जाहिर है। और इंडिया गठबंधन के साथ जनता जोर शोर से है, क्योंकि किसान, नौजवान, और ये बहुत चर्चा हो चुकी है, किसानों की चर्चा हो चुकी है, नौजवानों की चर्चा हो चुकी है। नौजवान, किसान, आधी आबादी भी है, सारे लोग जो महंगाई से त्रस्त है वो लोग हैं। तो ऐसे सूरत हालात में जब जनता नामबंद है, जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता इनसे निजात चाहती है, जनता अपना अमन चैन चाहती है, सद्भावना चाहती है देश के अंदर, और देश के अंदर जो है चाहती है कि जो है फिर से रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, और हमें खुशियां मिले, हमारा जीवन अच्छा हो। तो ऐसे हालत में 80 में से कम 80 सीटें जीतेंगे, या बहुत अधिक एक सीट पा जाएंगे, 79 जीतेंगे। 79 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में लहर, इंडिया गठबंधन की लहर। 400 सीटें चुनते हैं तो 400 सीटों की बात आप लोग सुनते हैं तो चकरा जाते हैं, क्योंकि 400 पर तो लड़ ही नहीं रहे। चकरा कराने जाने का मतलब, इंडिया गठबंधन है, जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं वहाँ और पार्टियां लड़ रही हैं। चुनाव सारे सीटों पर हो रहा है, धोनी नहीं रहा है, और 400 सीटों में इनके कोटे पर जाएंगे। 140 सीट पाना मुश्किल है, तरस जाएगी भाजपा। 140 सीट पाने इन तमाम मुद्दों के साथ सर, पिछली बार 2019 का जब चुनाव देखा था, जब बीएसपी आपके साथ थी, 2014 में भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अंतर नहीं था, लेकिन अगर 2019 की हम बात करें तो 2019 में बीएसपी आपके साथ थी। और यहाँ इस पूर्वांचल की जब हम बात करें 27 सीटों की, तो यहाँ से करीब 6 सीटें निकालने में बीएसपी कामयाब रही थी, और यहीं अब बीएसपी आपके साथ है नहीं सर। तो आपको लगता है कि जो आप बातें कर रहे हैं वो धरातल पर खरी उतर रही है? बीएसपी का होना ना होना कोई मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि बीएसपी लड़ाई नहीं। और जहां तक हमारा सवाल है, हमारा आधार बढ़ा, बीएसपी का वोटर भी हमसे जुड़ा, और हमारी ताकत बढ़ी है, हमारी ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये 19 का चुनाव नहीं है। मैं नहीं, राजभर चले गए आपके पास से, बाकी निशान हैं वो भी बीजेपी के साथ है, कई ऐसे क्षेत्रीय दल वो भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी भी आपके साथ नहीं है। कई बार जब बेमेल गठबंधन करते हैं नेता लोग, तो उन नेताओं से उनका जनाधार छिन जाता है। जैसे कि जो है आरएलडी से है, जैसे राजभर जी हैं, उनका जनाधार छिन चुका है। घोसी के उपचुनाव में इनकी परीक्षा हो चुकी है, ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं। एक विधानसभा चुनाव से आप लोकसभा चुनाव को कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, कंपेयर करने की बात नहीं है। कितने संख्या मतदाता उसमें होते हैं और कितने संख्या लोकसभा सीट पर मतदाता होते हैं? बात नहीं करें। ओमकार राजभर कोई राष्ट्रीय नेता तो है नहीं, ओमकार राजभर प्रदेश के ही नेता है, और उनका जनाधार छिन चुका है उनसे, जनाधार उनको खो चुके हैं, वो जनाधार विहीन नेता हो गए हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं जनाधार अगर कम हो चुका है तो ठीक है, लेकिन खत्म हो चुका है ये तो पैनल में कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आप कहें कि 1000, 2000, 10,000 का भी फर्क नहीं पड़ रहा है वोटों का, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, जनता जिसके साथ होती है उसका बोलबाला होता है।
जनता हमारे साथ है इसमें, और जनता भरपूर समर्थन दे रही है हमें, और हमें इसका विश्वास है कि जनता के बल पर ही हम ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, आश्वस्त है इंडिया गठबंधन। और भाजपा नैरेटिव बदल रही है। भाजपा पहले चरण से ही हतोत्साहित है। चलिए, दूसरा चरण जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है, अच्छी बात है। जनता आपके साथ है तो फिर डर किस बात का? क्यों आपको फिर सभाएं और रैलियां भी करनी पड़ रही है? ये भी एक सवाल। ठीक है, ठीक है, लौट हम तो जोशो खरोश में है, इसमें जोशो खरोश के पूरे जोशों में है। जो ठीक है सर, ठीक है। अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना आपका जवाब। अशोक जी, रुकना पड़ेगा। बीजेपी के पास जा रही हूँ। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जो बयानबाजियां चल रही हैं उसमें फिर आ गया पाकिस्तान, वो ऐसा लग रहा है एक रिकॉर्डेड बयान है, उसको बार बार रिपीट करते जाना है, हर जगह वही बातें। देखिए, जो भी देश के मुद्दे हैं, जो भी विषय सामने आते हैं, उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। ये तो राजनीतिक पार्टी का काम ही है कि वो, और विशेष रूप से सत्ता दल जो विपक्ष जो भी आरोप या आक्षेप लगाता है उसका हम जवाब देते हैं। बात अगर हम छठे चरण जो अभी 25 तारीख को होने वाला है उसकी बात करें, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बहुत बड़े दावे कर रहे थे अभी, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो छठा चरण है इसमें उत्तर प्रदेश की लगभग 14 सीटों पर मतदान होना है, और समाजवादी पार्टी के पास केवल 1 सीट है उत्तर प्रदेश में। इस चरण में जो भी मतदान होना है, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटें मिली थी, और कांग्रेस के पास इस चरण में कुछ नहीं है। पूरे के 8 के 8 राज्यों में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। दिल्ली और हरियाणा में हमने क्लीन स्वीप किया था, 10 की 10 सीटें हरियाणा की और 7 के 7 दिल्ली की। तो समाजवादी पार्टी 1 सीट जो जीत पाई थी, वो भी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ, वो आज उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की बात करी। बड़ा हास्यास्पद है ये विषय। दूसरी चीज, कांग्रेस ने अपने बात वो भी आती है कि 2 से भी पलटी किस्मत, 2 नंबर से भी पलटी किस्मत। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बिल्कुल ही कम नंबर से है तो उसके साथ ज्यादा नंबर नहीं जुड़ सकते? किस्मत बदलते देर नहीं लगती। उसके पीछे 70 साल का संघर्ष है। 2 से 80 पहुंचने में सिर्फ एक चुनाव का समय नहीं लगा, उसके पीछे बहुत लंबी यात्रा है। और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने जिस प्रकार का संघर्ष किया, समाजवादी पार्टी के नेता तो कभी एसी से बाहर नहीं निकलते। ओम प्रकाश राजभर इसी आरोप को लगाकर समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे कि इनके नेता, समाजवादी पार्टी के नेता जो मुखिया है, वो कभी एसी से निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, उसके संघर्ष से कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जाना चाह रही है जनता के बीच में, जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही है। उसका कारण ये है कि इन्होंने 2014 में, 2009 में, 2019 में जो भी अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, 2019 में, 2004 में, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। इन्होंने तेलंगाना में इनकी सरकार बनी, इन्होंने बोला हर महीने महिला को 15,000 रुपए देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कर्ज माफी की बात तेलंगाना में की थी, वो नहीं की। हिमाचल में रोजगार 5 लाख रोजगार की बात की थी, वो नहीं की। और उनके मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश में हमारी 45 लाख तो आबादी है। सुप्रीम को अभी एक मोदी जी की बहुत ही बहुचर्चित योजना है 80 करोड़ लोगों को जो है राशन देने की, उसको अभी गठबंधन ने कहा कि हम उस 5 किलो राशन को 10 किलो कर देंगे। लेकिन जनता इस पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि यही खड़गे जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये जब 2014 के पहले सरकार में मंत्री थे, यूपीए सरकार में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि जो एफसीआई के गोदामों में राशन सड़ रहा है, अनाज सड़ रहा है, इसको आप क्यों नहीं बांट देते हैं? तो इन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। इसको कोर्ट को, न्यायालय कौन होता है हमें ये सिखाने वाला कि हम राशन कहाँ बांटे कहाँ नहीं बांटे? और आज ये वो जो राशन सड़ रहा था उसको नहीं बांट रहे थे। आज मोदी जी की योजना को सराहने के बजाय ये, पहले तो इन्होंने कहा कि वो योजना बेकार है, गरीबों को भीख देना है, आज उसको कह रहे हैं कि 10 किलो राशन देंगे। तो ये इनका कोई भी वायदा जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये झूठे वायदों के अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, लौट रही हूँ अब आपके पास सर। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, कांग्रेस के लिए भी और खड़गे साहब के लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी राशन योजना को लेकर, और फिर एक बार 400 की बात बीजेपी दोहरा रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि 80 तो हम यूपी में जीत ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सीटों पर टफ फाइट नहीं है, ये सीट इनमें से तो कांग्रेस के पास थी भी नहीं, एक भी सीट नहीं थी, एक तो फिर भी सपा के पास थी। आपको लगता है कि कंपटीशन तो है और इसे समझना जरूरी है, और जमीनी मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है, ना कि आरक्षण, संविधान, इनसे अब थोड़ा जनता के बीच भी उनके मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए सर? देखिए साहब, भगवान इनके जब मोदी जी के अनुयायी बन जाए
उनके भक्त बन जाएं, तो फिर कुछ कहना बेईमानी हो जाता है, कुछ रह नहीं। भगवान जगन्नाथ जी के लिए आपके बयान, संबित पात्रा जी का, ये बड़बोलापन, ये अहंकार है। ये इस अहंकार के अंतर्गत ही ये लोग बोल रहे हैं। धरातल पर वास्तविकता में जनता परेशान है। जनता आज जो 400 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 950 रुपए का ले रही है। वो भी चुनाव में उन्होंने 150 कम कर दिया अभी देख करके, वरना 1150 रुपए का सिलेंडर दिया। उज्ज्वला योजना की हवा निकाल दी इन लोगों ने। इन लोगों ने तो जनता को जिस तरीके से धोखा दे सकते थे, उस तरीके से इन 10 सालों के अंदर धोखा दिया है। उसी की जनता इनको जवाब दे रही। आज मजदूर अपनी मजदूरी के लिए तरस रहा है। आप 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, ये जो देन है ये भी कांग्रेस सरकार के बनाए हुए कानून की देन है जो आज आप उनको दे रहे हैं। ये सत्यता को स्वीकार करिए। आज युवा बेरोजगार है। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 20 करोड़ रोजगार कहां हैं? केंद्र सरकार के पद खाली पड़े हैं और जैसे तैसे करके पेपर लीक हो जा रहा है। आप कितना रुपया गवर्नमेंट सरकार के बैठे हुए लोग छात्रों से और युवाओं से, बेरोजगारों से पैदा करेंगे? आपको जवाब तो देना पड़ेगा। और इन चीजों का जवाब आपके पास नहीं है। रमन्ना का जवाब आपके पास नहीं है। हाथरस की बेटी का जवाब आपके पास नहीं है। उन्नाव की बेटी का जवाब आपके पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे फिर? जनता के सामने जाएंगे तो वही कम्युनलिज्म बेटी के फैलाएंगे। लिए लड़ने वाले भी तो अब चुनावी समय पर ही दिखाई दे रहे हैं 10 ना सेकंड का समय दे दीजिए। सभी को दिया तो मुझे भी दे दीजिए। आपके पास में कोई मुद्दा, जनता के लिए आपने कुछ किया नहीं, इसलिए आपको आज जनता के सामने मुंह छिपाना पड़ रहा है। क्या कहते कि पाकिस्तान, मुसलमान। अरे आज तो हद कर दी कि जनधन खाते के पैसे भी जो है वो विपक्षी लोग जो है वो निकाल लेंगे, वो बंद कर देंगे खाता। किस स्तर की डिबेट पे आ गए हैं साहब? ये हताशा का परिणाम जो है वो सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। अरे साहब, अब उनसे मोदी जी से कहिए, गला बैठ गया है, थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि अगले 5 साल तक जनता उनको आराम ही देने जा रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी सीधा बीजेपी के पास अगले 5 साल आपको आराम मिलने वाला है। ये अभी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। पश्चिम बंगाल की कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कि अगर आपके पास बुलडोजर नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार से उधार ले लीजिए। मैं कांग्रेस के हमारे मित्र जो भी टिप्पणी कर रहे थे मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, एक राज्यसभा सांसद को आपके गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के घर पे जूतों लातों से पेट पे लात मारी जाती है, उनका सचिव पीटता है और कांग्रेस के नेता, कोई चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। आप लोगों की शर्म कहां चली जाती है? राजनीति के लिए आप इतना नीचे स्तर पर गिर जाएंगे कि आपको एक राज्यसभा सांसद की पिटाई तक पे टिप्पणी करने का मौका नहीं है। क्या मुझे बीच में बोलने की इजाजत है? अगर गलत बयानी करेंगे तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। क्या किया बताइए? आप गए, आप मणिपुर का मां नहीं बोल पाए। आप मणिपुर का मां नहीं बोल पाए। मोदी अरे जी मणिपुर छोड़िए, नहीं बोल पाए। राज्यसभा सांसद को पीटा जा रहा है, आप उसको बचाने के साथ बीच में बोलने का ठीक नहीं है। अगर मामले में आप वापस आइए, मैं सुजीत जी की बात करिएगा। हेमंत जी वापस आऊंगी के साथ में सुजीत जी ठीक है, रुकिए, दोनों रुकिए, जरा रुकिए हेमंत जी, रुकिए। सुजीत जी एक बात बताइए कि कोई भी क्राइम किसी और क्राइम से कंपेयर करिए तो कोई छोटा बड़ा हो जाता है क्या? यहाँ बेटियों की, बच्चियों की अस्मिता की बात हो रही है और एक दूसरे आपका क्राइम कितना कम है और हमारे राज्य में हुआ क्राइम कितना छोटा, ये बताने की अब नौबत आ गई है। राजनीति स्तर पर आ गई है, घर में जाके एक राजनीति स्तर पर आ गई है कि वो कह रहे हैं आप ठीक है, हमारे यहाँ जो हुआ सो हुआ, आप मणिपुर क्यों नहीं गए? ये कुछ सामान्य घटना है। मणिपुर आपके यहाँ राज्यसभा सांसद को पीटा, ये राजनीति, ये आपको लगता है जनता, क्योंकि हम जागरूक जनता की बात करते हैं जो मोबाइल पर सारी दुनिया को देख रही है, उसे नहीं समझ आ रहा होगा ये सब? उसे सिर्फ ये बयानबाजी और ये वादे और ये आरक्षण और पाकिस्तान, राम मंदिर, यही इसी पर ही जनता जाने वाली है? आप क्या समझते हैं? आप तो लोगों के बीच में रहते हैं, जनता किन मुद्दों पर आखिर जाएगी? ये तमाम मुद्दे होंगे या जनता अपनी सुरक्षा की बात करेगी, जनता अपने रोजगार की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, राइट टू फूड जो हमारा अधिकार है उस पर बात करेगी? सुजीत सर जी, अनम्यूट कीजिए सर।
जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज देख लीजिए। ठीक है, वापस आ रही हूँ सर आपके पास। अशोक जी, मामला ये है कि जब हम सहयोगियों की बात करते हैं तो सहयोगी आपके साथ हों तो फिर उनका साथ जुड़ना मतलब आपका अच्छा भी उनका, उनका बुरा भी आपका, तो फिर इन बातों में आप भी घिर जाते हैं। खैर जवाब तो दीजिएगा, लेकिन उसके इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब थे तो वो कह रहे थे कि पैसे से लोगों को बुलाते हैं, डब्बे वाली जो है ख्वाहिश लोगों की पूरी की जा रही थी, भीड़ थी, भीड़ भिड़ गई आपस में, कांग्रेस वाले भी सपा को मार रहे थे, सपा वाले कांग्रेस को मार रहे थे, रैलियों में मंच टूट, तमाम तरह के जो जुबानी बाढ़ हैं वो चले। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि विपक्षी कहते हैं पाकिस्तान से डरो। जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन से ये बातचीतें कहते हैं तो उस पर जवाब आता नहीं है सर। जवाब क्या आएगा उस पर? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जो बात, उस पर क्या जवाब आएगा? जनता है, जनता की रैली में कुछ थोड़ा सा अफरा तफरी भी मचती है कभी कभी, इसमें कोई जवाब आने की बात तो है नहीं। जहां तक सवाल इस बात का मणिशंकर अय्यर जी के बयान का सवाल है, उस पर कुछ बोलना नहीं हमको है, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत बात है, वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, कोई बहुत बड़े अधिकृत प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के। उनकी बात को जनता पर छोड़ दीजिए, आप जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर हम छोड़ते हैं। जनता निर्णय ले लेगी उनकी बात को कितनी कीमत लेना है, जनता निर्णय ले चुकी है कितनी कीमत लेना है, तो वो बात गंभीर है ही नहीं, हल्की बात है, हल्की बात को हल्के तरीके लेना चाहिए। सवाल इस बात का है कि जो मुद्दे हैं, आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं स्वाति मालीवाल के विषय में कि ये छोटा विषय है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नेता स्वाति मालीवाल पे एक पत्रकार के प्रश्न पूछने पर कहते हैं कि अरे वो छोड़िए, वो छोटा विषय है। एक राज्यसभा सांसद को एक मुख्यमंत्री के घर में पिटाई की जाती है, वो आपके लिए छोटा विषय है? देखिए, स्वाति मालीवाल जी का मैटर जो है वो मैटर जांच का विषय है, और अच्छा, जांच के विषय में वो जांच का विषय है, सामने आ जाएंगी। जांच का विषय है ना, जांच का विषय है। क्या नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम है, क्या हुआ, सच्चाई जांच पर आएगी सामने, और दूध का दूध पानी पानी अलग हो जाएगा। जी, तो जांच के पहले आप किसी विषय पर कुछ बोलते नहीं है ना? नहीं, उस पर क्या बोलना है, छोटी मोटी घटना है, छोटी मोटी घटना है, देखिए पर चर्चा नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि अब जिक्र हुआ है तो ये बात भी ठीक है। सुजीत जी आपके पास आ रही है, ठीक है अशोक जी, थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है। भले ही हम राजनीतिक मामलों में अगर हम गठबंधन में हैं तो कम से कम एक पार्टी जो जनता के हित के बारे में बात कर रही है, एक पार्टी जो महिलाओं के हित के बारे में बात कर रही है, वहां अगर एक महिला के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। गठबंधन आपकी मजबूरी है, अलग चीज है, लेकिन यहाँ वो उस महिला के साथ वो भी राज्यसभा सांसद कद की टीवी पे स्टैंड लेना चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते ये सोचती हूँ, आप लोग भले जो कहें। ठीक है सुजीत जी, मेरा सवाल आपसे था, और सवाल इस बात का है पता नहीं कुछ हुआ ही ना हो, पता नहीं सब मनगढ़ंत हो, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। सैल्यूट करती हूँ सर महिलाओं को लेकर आपकी सोच को। बात कुछ हो नहीं सकती फिर ये बातें जो करते हैं ना मत किया कीजिए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए आपके बड़े बड़े बड़बोलेपन मत किया कीजिए। पता नहीं कुछ हुआ ही ना हो, मतलब ये तो अति हो गई, पता नहीं कुछ हुआ ही ना हो। वो महिला अपना मेडिकल झूठा है जिसमें पुष्टि हुई है कि उनके साथ उनको चोटें लगी हुई हैं। महिला आयोग की अध्यक्षा थी, राज्यसभा सांसद है, और आप बता रहे हैं कि वो अब आप लोग मत बात किया कीजिए महिलाओं के हित में, महिलाओं की सुरक्षा में मत बात किया कीजिए। बात करें इतनी रुकिए, समय मेरे पास कम है। सुजीत जी, अब पांचवा चरण हो गया, 6वें 7वें चरण की लड़ाई है और इसमें जुट गए हैं दोनों ही दल। सवाल यह है कि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, जो धुआंधार प्रचार तीर चलाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जमीनी स्तर की बातें, क्योंकि कई जगहों से बहिष्कार की भी खबरें फिर आने लगी हैं सर। जनता ने कह दिया हमारी समस्या का अंत नहीं करोगे आप तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे। और उसके साथ फिर ये जो बातें कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जनता के राशन को लेकर, जनता किन मुद्दों पर आप तमाम चीजों को समझ रहे हैं ग्राउंड पर, जनता के जहन में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि जाहिर है देश की जनता थोड़ी भावनाओं में भी होती है। देखिए धीमे धीमे अब ये सबके समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र यहाँ बूढ़ा हो चुका है और लोकतंत्र अब ठोक तंत्र में चल रहा है। जो जितनी जिसकी ठुकाई कर पाए,
कहीं से कोई भाषा बोल रहा, कहीं से कोई भाषा बोल रहा। अभी आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही थी, कहीं चर्चा हो रही है 14 लोकसभा 16 लोकसभा 7वें और 6ठे चरण का विषय पर डिबेट कहीं पहुंच जा रही है। तो ये जो रूप आप देख रही है ना, यही सवाल पूछे कहीं और जवाब कहीं और से निकल के यू टर्न लेके वापस आता है। कहीं कहीं पहुंच जा रहे हैं, वो कहीं पहुंच जा रहे हैं, वो उनका गुणगान कर रहे हैं, वो उनका गुणगान कर रहे हैं। कहीं पर आपको दिख रहा वास्तविकता कहीं दिख रही है? न इधर से न उधर से। दोनों लोग झूठ का अंबार लिए खड़े हुए हैं और दोनों लोग जनता के बहुत बड़े हितैषी हैं और दोनों की स्थितियां अपने अपने समय में बहुत ही विकृत रूपों में रही। कोई पाक साफ नहीं है। ठीक है सर, समय मेरे पास कम है। हेमंत जी 10 सेकंड में एक टिप्पणी, क्योंकि आपके पास सेकंड राउंड में नहीं आ पाई मैं। 10 सेकंड सर। हेमंत जी। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को भारत की कानून व्यवस्था में विश्वास है या नहीं? मालीवाल जी की घटना वास्तव में अगर है तो दुखद है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को भी उसी तरीके से देखना चाहिए। मणिपुर की घटना ब्रजभूषण शरण के ऊपर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है, इस तरह की आप बातें नहीं कर सकते। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ट्रायल चल रहा है, स्वाति मालीवाल पर ये डिबेट नहीं हुई। श्रावस्ती और बस्ती के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरजे, उन आरोपों पर क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं? शायद आवाज नहीं आ रही है उस मामले में, इसलिए मैंने कहा कि मैं सवाल कुछ और पूछ रही हूं और जवाब किसी और लय में मेरे पास आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब श्रावस्ती और बस्ती में बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जिन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं इंडी गठबंधन में कैंसर से बुरी बीमारी है सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, जहां आप देखते हैं कि बार बार परिवारवाद को लेकर पॉलिटिक्स होती है और फिर परिवारवाद की परिभाषाएं समझाना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाती है। 2 चरण बचे हुए हैं, सारे मुद्दे, सारे बात, जुबानी बाण और जितना भी जो कुछ ये राजनीतिक दल बोल सकते हैं वो सब बोल रहे हैं, लेकिन जनता आपको तय करना है। आप वोटर्स हैं, आप सुन रहे हैं अपने नेताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को, और आपको ही विचार करना है कि आपके लिए कौन सही कौन गलत। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।